दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं ताकि ये आपको ओके। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक एटम है। एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा। तो हम जानते हैं जैसे ही इलेक्ट्रॉन किसी शेल में मूव करता है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ये एरो हमने ये अपने लिए समझ रखा है कि दिस हेड रिप्रेजेंट्स नॉर्थ पोल एंड द टेल इज रिप्रेजेंटिंग साउथ पोल। तो इसका मतलब है इसमें नॉर्थ और साउथ प्रोड्यूस होंगे। और अगर मैं इस शेल को काट कर एक स्ट्रेट वायर बना दूं ऐसे, फॉर एग्जांपल ये शेल मेरे पास एक सर्कुलर पाथ में है, मैं इसको ऐसे काट के एक स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ, स्ट्रेट सा बना देता हूँ, पाथ बना देता हूँ। अब यही इलेक्ट्रॉन जो इसमें सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, अगर मैं इसको इस स्ट्रेट पाथ में मूव कराऊं ऐसे, तो अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड प्रोड्यूस होती है तो यहाँ पर भी उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ऐसे। अगर कोई दूसरा एटम में रख दूं ऐसे, तो उस दूसरे एटम के अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब अगर इस तरह से बहुत सारे में एटम्स जो फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन इस तरह से इसमें गुजारूं, इस पाथ पर से मैं गुजारूं, तो उसको हम इलेक्ट्रिक करंट भी कह सकते हैं, क्योंकि वायर्स में भी तो इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, लेकिन वो एक फ्लड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, एक पूरा का पूरा स्ट्रीम फ्लो कर रही होती है ऐसे। ऐसे तो इन सब की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड, सबकी मैग्नेटिक फील्ड अगर हम काउंट कर लें। ऐसे अब इस अब ये वायर सारी की सारी आपके पास में जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो इसको हम कहते हैं करंट फ्लो कर रहा है। और करंट जब किसी वायर में फ्लो करता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनती है। और अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा कोई आयरन का पीस रख देता हूँ, आयरन ही एक मेटल है जो मैग्नेटिक मटेरियल है, जैसे ही मैं इसको इसके करीब रखूंगा, जैसे अभी आपने पिछले थोड़े से पेजेस पे पढ़ा कि जो मैग इसके अंदर जो आपके पास मैग्नेटॉन्स होते हैं वो रेंडमली अलाइन है। फॉर एग्जाम्पल कोई इधर मुड़ा होगा, कोई इस तरह मुड़ा होगा, कुछ इस तरह से मुड़े होंगे, कुछ इस तरह से मुड़े होंगे। तो जैसे ही हम इसको वायर के करीब लाएंगे तो सारे के सारे जो मैग्नेटॉन्स हैं वो इसकी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। अलाइन कैसे होंगे, जैसे हम जानते हैं ये भी इधर मुड़ जाएंगे, ये भी इस तरह से मुड़ना शुरू हो जाएंगे, ये भी अपनी डायरेक्शन ठीक करना शुरू कर देंगे वायर की डायरेक्शन में आने के लिए। तो इसके अंदर भी क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक बिहेवियर आ जाएगा ऐसे। ये जो आयरन का पीस है ये भी क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा ऐसे। अब ये जो मैग्नेट बना है, आइदर इट्स नॉर्मली इट्स अ परमानेंट मैग्नेट, क्योंकि जो करंट की वजह से बनता है वो नॉर्मली चांसेस ये होते हैं कि वो मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट बनता है। लेकिन उसका नाम हमने दूसरा रखा हुआ है। दूसरा नाम इस तरह से रखा हुआ है क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेट बनता है।
इसलिए इसका नाम जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट रखा गया है। अब जो मैग अब मैग्नेट के अराउंड जो फील्ड है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बी के साथ। मैग्नेटिक फील्ड का जो सिंबल है वो बी है, और इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, इसलिए इसको एरो इसके ऊपर लगा देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसके ऊपर हम एक एरो लगा देंगे ऐसे। और ये जैसे फॉर आपके पास यहाँ पर नॉर्थ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास साउथ है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ पोल से आउट होती हैं और साउथ पोल की तरफ जा रही होती हैं। नॉर्थ से आउट, साउथ से इन हो रही होती है। तो इसलिए हम कहते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी है। तो जिसकी डायरेक्शन हो तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अच्छा, एक चीज हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसका फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। या अगर हम इसको समझना चाहें तो हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक चार्ज है। इस चार्ज के अराउंड एक रीजन होता है जहां तक इसका इस चार्ज का इन्फ्लुएंस होता है। मैं ये चार्ज कह देता हूँ और इसका ये अराउंड एक रीजन है जहां तक इस चार्ज को फील किया जा सकता है। लेट्स assume that this charge is your positive charge, और अगर मैं यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज ला के रखता हूँ, अज्यूम कि मैं यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज ला के रखता हूँ, और जैसे ही दूसरा चार्ज लाऊंगा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस चार्ज को या अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या इसको यहां से आउट करने के लिए रिपेल करेगा। तो बोथ पॉसिबिलिटीज के केस में ये जो मेन चार्ज है ये इस इनकमिंग चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाता है। मेन चार्ज जो कि ये वाला है ये इस इनकमिंग चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाता है। आइदर इट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब ये दूर होता है तो कम फोर्स लगती है, यहां पर करीब आएगा तो और ज्यादा होती जाएगी, यहां पर करीब आएगा तो और ज्यादा हो जाएगी, यहां करीब आएगा तो और ज्यादा हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि ये कितना दूर मौजूद है और उस चार्ज के ऊपर भी डिपेंड करता है। खैर, ये चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखिए ये लिखा हुआ है क्यू फॉर चार्ज और उसके ऊपर लिखा हुआ है फोर्स। तो अगर हम इसको समझना चाहें तो हम ये कहेंगे चार्ज के ऊपर फोर्स जब लगती है वो कहलाती है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट। किसी चार्ज के ऊपर, ये चार्ज है उसके ऊपर जब फोर्स लगती है किसी पॉइंट के ऊपर, तो वो जितनी फोर्स लगती है वो उसकी कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब देखें
इसी को थोड़ा सा हम मॉडिफाई करते हैं। ये जो चार्ज है जब तक रेस्ट में है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। लेकिन अगर मैं इस चार्ज को मूव करा दूं, चार्ज जब मूव करेगा तो इसको थोड़ा सा हम वेरिएशन ले आते हैं। कैसे वेरिएशन लाते हैं, जरा देखें। ये चार्ज है, ये वाला, अगर ये चार्ज मोशन में हो जाए तो क्या एक कमाल की चीज हो जाएगी। इसको मैं लिख लेता हूं चार्ज, और मोशन में है तो उसकी कोई ना कोई स्पीड होगी या कोई ना कोई वेलोसिटी भी हो जाएगी। इसको मैं कह देता हूं क्यू वी, का मतलब है मूविंग चार्ज, चार्ज विद सम वेलोसिटी। आप ये कह लें चार्ज विद सम स्पीड और मूविंग चार्ज। उसके ऊपर अगर फोर्स लगेगी, इसको हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। देखिए ना, हमने क्या बनाया, हम पहले इसके फिजिक्स को सीखा कि जब भी चार्ज मूव करता है तो या स्पिन करता है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसके अराउंड। अब देखिए, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ये चीज वहां से भी निकाल ली कि चार्ज रेस्ट में है, उसके अराउंड कोई ना कोई रीजन होगा जहां पर इनकमिंग चार्ज अगर आ गया तो उस पर फोर्स लगेगी। यहाँ पर देखिए, हमने चार्ज को मूव कराया, जैसे चार्ज को मूव कराया तो उसकी वजह से कौन सी फील्ड प्रोड्यूस हो गई, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। तो मूविंग चार्ज कैरीज electric as well as magnetic field. Moving charge contains two types of field. One is electric and the other is magnetic. Whereas the static charge will have only electric field around it. अगर आप देखें तो ये डिनोमिनेटर में चीज मौजूद है, इसको मैं सारा डिनोमिनेटर उठाकर अगर उधर ले जाऊं तो ये बी के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, मेरे पास एफ आ जाएगा, एफ बी, क्योंकि ये मैग्नेटिक फोर्स है। ये आ जाएगा क्यू बी, क्यू मीन्स चार्ज, बी मीन्स मूविंग चार्ज, और साथ में आ जाएगी उसकी फील्ड, क्यू वी बी। अब क्योंकि आपको मालूम है फोर्स, दिस फोर्स, दिस फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। Leave this charge, speed or velocity. Let's consider this one as a velocity. So velocity is a vector quantity. Magnetic field is also a vector quantity. अब ये जो बीच में इनके डॉट है, दिस डॉट इज अ मल्टीप्लीकेशन। अगर दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो और आंसर एक वेक्टर आ जाए, ये भी वेक्टर में ऐसे, this one is a vector field, velocity is a vector quantity, magnetic field is also a vector quantity। इन दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, आंसर भी आपके पास क्या आ रहा है, एक वेक्टर आ रहा है। तो हम जानते हैं कि उनके मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं क्रॉस और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो क्यू को उसी तरह छोड़ देते हैं, वी और बी के बीच में क्रॉस डाल देते हैं। हम क्रॉस और डॉट की साइंस से वाकिफ हैं। अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो, आंसर एक वेक्टर आए, तो बीच में हम क्रॉस का साइन लगाते हैं। एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें, सॉरी,
और आंसर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी आए, तो फिर हम डॉट के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये थोड़ा सा साइंस साइंटिस्ट ने, आपको पता है, अपनी समझ के लिए लगाया है। तो क्रॉस का मतलब है कि आंसर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डॉट का मतलब है आंसर इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब अब आप ये भी वाकिफ हैं कि जब भी स्केल वेक्टर प्रोडक्ट होता है, तो फिर उसको क्रॉस का साइन हटाते हैं तो साइन एंगल आ जाता है। ऐसे अब आपको पता है कि ये जो फोर्स है, नाउ इट्स ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी। तो वो डायरेक्शन जो है हम राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं।